हाय गाइस, व्हाट्स अप? वेलकम टू माय चैनल। क्या आपको हर चीज छूने के बाद हाथ धोने का मन करता है? क्या आपको हर वक्त एंजाइटी या डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स होते हैं कि ओहो मैंने तो हाथ नहीं धोया, या फिर ओहो मैंने तो सैनिटाइजर यूज नहीं किया? क्या आप 20 सेकंड से भी ज्यादा देर तक हाथ धोते रहते हैं? अगर आपका जवाब इन सभी सवालों के लिए है हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपकी ये ज्यादा हाथ धोने की आदत एक बीमारी भी हो सकती है, जिसे कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि ओसीडी। ये ओसीडी क्या होता है और कहीं इस कोरोना वायरस पैंडेमिक के टाइम पर आपको तो ये ओसीडी नहीं हो गया, ये समझने के लिए आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही एक्सपीरियंस साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अंकित दराल से। डॉक्टर अंकित दराल हैज कंप्लीटेड हिज एमबीबीएस और वो एमडी साइकियाट्रिस्ट है, सीनियर रेजिडेंट एट जीटीबी हॉस्पिटल। He is also an ex-senior resident at IBAS Hospital. So let's go and speak with Dr. Ankit and understand ये OCD क्या होता है और ये हाथ धोने की आदत को बीमारी बनने से कैसे रोका जाए। So hi Dr. Ankit, thank you so much for coming on my channel and taking out time from your very busy schedule. I know that you've been keeping very busy serving all of us as you are treating the corona patients as well. And so I thought, who better than you to answer these questions? So maybe we can begin our conversation. So my first question to you would be is, what is obsessive compulsive disorder, जिसको कि हम OCD बोलते हैं, ये आखिर है क्या? Please help us understand this. OCD, which is also known as obsessive compulsive disorder, as आपने बताया, ये एक मानसिक बीमारी है and it is mostly it includes mostly of obsession and compulsions, जिसको एक उदाहरण के तौर पे एक सिंपलेस्ट भाषा में I would like to explain कि कोई भी जो इंडिविजुअल OCD जैसी बीमारी से पीड़ित है, he faces the concerns of harm, hygiene एंड डेंजर। तो और उस कंसर्न की वजह से उसका अटेंशन उन सब चीजों पे ज्यादा रहता है और जिसकी वजह से ऑब्सेशन फॉर्म होता है। और ऑब्सेशन के बाद जब वो इन सब थॉट से डील नहीं कर पाता है तो ही डेवलप एंजाइटी, डिस्ट्रेस, और जिसकी वजह से द इंडिविजुअल फाइंड्स डिफरेंट वेज ऑफ calming down the anxiety and distress, जो कि एक behavior develop करते हैं by washing hands, by checking the doors, by keeping the things in order and by cleaning the floors. Sure. तो अब आपने जैसे कि जो चीजें कही, अगर मैं उसको एक छोटी सी समरी में समराइज करूं तो शायद ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक ऐसी मेंटल प्रॉब्लम है जिसमें हमें बार बार शायद हाथ धोने का मन करता है, सफाई करने का मन करता है, और शायद हर चीज एक बहुत ज्यादा मैनेज तरीके से रखने की एक आदत सी पड़ जाती है, जो शायद हमें ना दिखे तो हम गुस्सा करने लगते हैं। कई बार हमने देखा है हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं, अगर कोई चीज राइट की लेफ्ट रख दो, लेफ्ट की राइट रख दो, तो शायद उनको गुस्सा आ जाता है। पर हम में से शायद बहुत कम ही लोग हैं जो अवेयर हैं कि ये एक मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि ये जब आपने हमें समझाया कि एक मेंटल प्रॉब्लम है, तो ये कितने टाइप की होती है और ये कितनी सिवियर हो सकती है? मैम, to tell the types, it's better we tell the form of OCD. Okay. So better explain in form, ये सिर्फ ऑब्सेशंस के फॉर्म में हो सकती है, ये एक सिर्फ कंपल्शंस के फॉर्म में हो सकती है, या दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। अच्छा। और ऑब्सेशंस, जो ऑब्सेशंस होता है, ऑब्सेशंस के जो फॉर्म होते हैं वो ऑब्सेशन ऑफ थिंकिंग हो सकता है, ऑब्सेशन ऑफ फियर हो सकता है, ऑब्सेशन ऑफ रिलीजियस हो सकता है, ऑब्सेशन ऑफ सेक्स हो सकता है, ऑब्सेशन ऑफ एग्रेशन हो सकता है, ऑब्सेशन ऑफ फियर हो सकता है। और कंपल्शंस में ये जो है कंट्रोलिंग कंपल्शंस हो सकते हैं, और जैसे कि कैसे हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ये जानते हुए कि हमारी जेब में या कुछ भी चीज हमारे पास है तो उसको हम फिर भी चेक कर रहे हैं, जस्ट टू कंट्रोल आवर एंजाइटी, जस्ट टू सेटल आवर।
आई थिंक आपने ये बात सही कही कि कई बार ऐसा होता है कि हमें कहीं ट्रैवल करना हो तो उससे पहले इतनी एंजाइटी होने लगती है कि हम बार बार चेक करते हैं सब रख लिया कि नहीं रख लिया, चाबी रखी है कि नहीं रखी है, फोन रखा है कि नहीं रखा है। सो आई थिंक ये थोड़ी सी एंजाइटी शायद सबके अंदर है। पर जैसे कि आज हमारा ये वाला टॉपिक है कि हाथ धोने की आदत, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है और सबको यही एडवाइस किया गया है कि आप 4 से 5 बार हाथ धोइए ही धोइए, कहीं ओसीडी ना बन गया हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, कि कैसे पता चले कि मेरी हाथ धोने की जो आदत है वो एक बीमारी नहीं बनी है और मैं ठीक हूँ। ओसीडी के सिम्टम्स पहले तो ऑब्सेशन के तौर पे आते हैं। ओके। पहले कोई भी, जैसे आपको कंटेमिनेशन एंड डर्ट की कोई थॉट आई, हम्म। तो अगर उसको, उसकी वजह से आपको डिस्ट्रेस हो रहा है या आपको हम्म। एंजाइटी हो रही है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप एक बिहेवियर डेवलप करते हैं जिसको हम कंपल्शन कहते हैं। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, यू डेवलप एन, अगर कंटेमिनेशन और डर्ट का ऑब्सेशन है, तो आप हम्म। you will carry out a behavior of washing hands, you will हम्म। carry out a behavior of cleaning the floor, you will carry out हम्म। a behavior of washing clothes, you will carry हम्म। out a behavior of bathing more than 2 to 3 times in a day. हम्म। तो हम्म। ये एक बिहेवियर वो धीरे धीरे डेवलप होता है। हम्म। अच्छा, तो फिर इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 से 5 बार आपने बोला, जैसे अभी हाथ धोना जरूरी है, लेकिन अगर मैं कुछ भी छूने के बाद दरवाजा छुआ और ऐसा लगने लगा कि गंदा है, कोई कपड़ा छुआ लगा गंदा है, कुछ बाहर से सामान लाए धोने के बाद भी ऐसा लगा कि इसमें जर्म्स रह गए हैं, तो ये एंजाइटी या इतने इतने नेगेटिव और इतने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में इसको कैसे ट्रीट करें और इसको कैसे चेक में रखें? पहले तो जैसे अब करंट सिचुएशंस मैम पेंडेमिक की चल रही है, कोरोना वायरस पेंडेमिक, तो पहले तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जैसे अब बहुत से लोग जो हैं, बहुत से जो इंडिविजुअल्स मैं अपनी ओपीडी में देखता हूँ जिसको ओसीडी या ऐसे सिम्टम्स की क्वायरीज रहती हैं कि सर हम पेंडेमिक से बचने के लिए बार बार हाथ धो रहे हैं, कहीं हमें ओसीडी डेवलप तो नहीं हो गई है। तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि washing hands because of pandemic और कोरोना वायरस, या washing hands at a work place जहाँ पे वो required है, तो उस पे आप उसको OCD नहीं बना सकते हैं। OCD तभी लेवल हो सकता है when you have certain distress, एक टाइम पीरियड होता है 2 weeks का, या कोई एंजाइटी डेवलप हो रही है, अगर वो एक्शन आप वो थॉट को एग्जीक्यूट करके कोई दूसरे बिहेवियर को एग्जीक्यूट ना करें, तो उसकी वजह से वो एक कंपल्शन फॉर्म होता है। तो ये पहले हमें रूल आउट करना है कि इज इट रियली ओसीडी और इज इट नॉट। तो अगर मैं सिंपल टर्म्स में समझूं, जैसे कि आपने बताया कि एक एंजाइटी है, से फॉर एग्जांपल किसी को ऐसा बिहेवियर ऑब्जर्व हो रहा है अपने अंदर या अपनी फैमिली में किसी के अंदर, तो उनको मतलब कैसे ऑब्जर्व करना चाहिए, कैसे मतलब उनको चेक रखना चाहिए कि लड़ाइयां हो रही हैं सफाई ना रखने की वजह से, या फिर सामने वाला एंजाइटी के अलावा क्या कोई और भी सिम्टम्स शो कर सकता है? डिप्रेशन कैन आल्सो बी अ सिम्पटम ऑफ दिस। मैम, देयर आर पॉसिबिलिटीज कि ओसीडी के साथ और ज्यादा कोई भी साइकेट्रिक इलनेस की कोमॉर्बिडिटी हो सकती है, देयर आर चांसेस। लेकिन पहले हमें रूल आउट करना पड़ेगा कि अगर वो ओसीडी है तो कितने टाइम से हो रही है, और अगर वो ऐसा हो रहा है तो उसकी जो सोशल इम्पेयरमेंट है या उसकी जो फंक्शनल एक्टिविटीज की इम्पेयरमेंट है वो किस लेवल तक हो रही है, या वो ज्यादा डिस्ट्रेसिंग तो नहीं हो रही है किसी दूसरे सामने वाले के लिए। तो ये हमें फिगर आउट करना पड़ेगा। और अगर हम वो 2 weeks के टाइम में अगर कंटिन्यूसली हो रही है, तो हम उसको एक डायग्नोसिस के टुवर्ड्स या एक अंडर ऑब्जर्वेशन को रखते हुए ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर से फॉर एग्जांपल किसी को अपनी फैमिली में ऐसे लगा, किसी को शायद ये ओसीडी हो गया है हाथ धोने का, या किसी को महसूस हुआ कि उन्हें हो गया है ये ओसीडी, तो पहला स्टेप उन्हें क्या लेना चाहिए? अगर पहले तो जो है किसी को लग रहा है कि उसे ओसीडी है, तो पहले उसे कंफर्म करना चाहिए कि वो वाकई में ओसीडी है कि नहीं है, क्योंकि बहुत से मिथ है सोसाइटी में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि सर्टेन वर्क प्लेस में या पेंडेमिक की वजह से हाथ धोने को लोग ओसीडी समझ रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं है। तो हमें मिस डायग्नोसिस से बचना है और हमें एक सर्टेनिटी के लिए एक साइकेट्रिस्ट से हेल्प लेनी है, उससे
अपने जो क्वायरीज है या अपनी जो भी मेंटल इलनेस या कोई भी डिस्ट्रेस है तो उससे शेयर करके उससे कंसल्टेशन लेनी चाहिए, और ऐसे ही हम मिथ को दूर रख सकते हैं। तो सबसे मेजर स्टेप ये है। श्योर, आई थिंक ये बात आपने बहुत ही ठीक कही है कि सोसाइटी में चारों तरफ सोशल मीडिया है, जहां पर इतना सारा फॉल्स और गलत इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रहा है। वहां पे ये पता करना कि सही इंफॉर्मेशन क्या है और सही पहला स्टेप क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आप सबको भी यही कहना चाहूंगी कि फर्स्ट स्टेप, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 4 से 5 बार से ज्यादा हाथ धो रहे हैं, आप बार बार हाथ धो रहे हैं, और अगर आप हाथ कोई भी चीज छूने के बाद आपको ऐसा लगता है कि इसमें जर्म्स हैं और मुझे हाथ धोना है, और अगर आप नहीं धोते हैं तो आपको एंजाइटी होती है, गुस्सा आता है या डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स दिखते हैं, तो प्लीज उसको हफ्ते तक ऑब्जर्व करिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद आपको ओसीडी हो सकता है, तो कुछ भी प्री अज्यूम करने की बजाय एक साइकेट्रिस्ट से मिलिए। यहाँ पे मैं ये भी डॉक्टर आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगी कि हमारी सोसाइटी में ये बोला जाता है साइकेट्रिस्ट से अगर आप कंसल्ट कर रहे हैं तो शायद आप पागल हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है जो आई थिंक लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है आज के टाइम पे, ओसीडी के अलावा, जहां पे कोई साइकेट्रिस्ट के पास शायद जाना नहीं चाहता। तो आप क्या कहना चाहेंगे उस चीज को? मैम, बड़ी दुख की बात है ये, और मैं बड़े दुख के साथ भी कह रहा हूँ और मैं फील भी करता हूँ कि लोगों को प्रॉब्लम हर लेवल पे है, और पेंडेमिक की वजह से तो ये प्रॉब्लम बहुत एग्रीवेट हो गई है और इतने सिवियरिटी पे पहुंच गई हैं कि लोग सुसाइड करने की नौबत पे आ गए हैं। अभी हाल फिलहाल में बहुत से टिकटॉकर्स हो गए, स्टार्स हो गए बॉलीवुड, उन्होंने सुसाइड की। अभी डॉक्टर्स भी सुसाइड करने लगे हैं। अभी हाल फिलहाल में एम्स के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने सुसाइड की है। तो ये बड़ी दुख की बात है मेरे को कि लोग इसको एक्नॉलेज क्यों नहीं करना चाहते हैं। आई एम रियली वरिड। मतलब एक तरह से वो इस स्टिग्मा को क्यों जीवित रखना चाहते हैं, मेरे को समझ नहीं आता है। जहाँ की मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है आज के टाइम में, और मेंटल स्टिग्मा से ऊपर उठ के अगर हमें एक डेवलपिंग कंट्री के टूवर्ड्स या एक डेवलप्ड नेशन बनना है, तो ये मेंटल स्टिग्मा को हमें दूर रखना पड़ेगा। वी हैव टू एक्नॉलेज। जैसे हमारा डेंटल चेकअप होता है, जैसे हमारा बॉडी चेकअप होता है, जैसे ब्लड इन्वेस्टिगेशन होती हैं, वैसे ही मेंटल चेकअप भी होना चाहिए, जो कि आज नहीं है। आई थिंक ये बहुत ही जरूरी बात है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी मेंटल हेल्थ उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि हमारी फिजिकल हेल्थ। फिजिकल प्रॉब्लम्स शायद दिखाई पड़ जाती हैं तो हम उन पे ध्यान दे देते हैं, या शायद हमें कोई सजेस्ट कर देता है, पर मेंटल हेल्थ इज समथिंग विच इज वेरी वेरी पर्सनल। ये शायद हमें ही पता होती है कि हम किस प्रॉब्लम से, किस एंग्जाइटी से, किस डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। और शायद इसीलिए ये बहुत जरूरी है। साइकियाट्रिस्ट इज जस्ट लाइक किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करना। जैसे कि आप आंतों का डॉक्टर है, आपकी आंख का डॉक्टर है, आपके पेट का डॉक्टर, पर किसी और परेशानी का डॉक्टर, बिल्कुल वैसे ही। तो ये जो एक सोशल स्टिग्मा है, जैसे कि डॉक्टर अंकित ने बोला कि इसको खत्म करना बहुत जरूरी है, इस बात को मैं भी पूरी तरह से सपोर्ट करती हूँ कि किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करना आपकी हेल्थ के लिए, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल, जरूरी है और आपको वो जरूर करना चाहिए। डॉक्टर अंकित, मैं यहाँ पे दो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे जरूर लेना चाहूंगी कि अब आप हमें ये समझाइए कि कितना हाथ धोना चाहिए एग्जैक्टली। कोई कह रहा है 4 बार, कोई कह रहा है 5 बार, कोई कह रहा है 10 बार तो धो लो। तो ये अभी भी छोटा सा एक पॉइंट है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, और मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि व्यूअर्स को ये बताना बहुत जरूरी है कि कितना हाथ धोना चाहिए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इट इज नॉट डिफाइंड कि आपको कितनी बार हाथ धोना चाहिए, लेकिन डिफाइन नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही सिंपल बात बताना चाहता हूं कि अगर पेंडेमिक से बचना है या कोरोना वायरस जैसी इलनेसेस या वायरसेस से बचना है, तो आप रेगुलर डे टू डे लाइफ में हाथ वॉश कर सकते हैं। तो इसकी वजह से आप अपने आप को या अपनी फैमिली को या अपने आसपास की सराउंडिंग को डिस्ट्रेस नहीं कर रहे हैं या कोई एंजाइटी नहीं पहुंचा रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो ओसीडी का मरीज है वो ही पीड़ित होता है। ओसीडी के मरीज के साथ साथ जो उसके घर वाले हैं या उसकी आसपास की सराउंडिंग है, वो इक्वली पीड़ित होती है और अफेक्टेड होती है, सॉरी, है ना। सो यू हैव टू एक्नॉलेज दैट। आपको ये एक्नॉलेज करना है। तो अगर आपको हैंड वॉश आप
10 बार करें या 20 बार करें, अगर वो किसी पर्पस के साथ हैं तो दैट इज नॉर्मल। तो ऐसा मैं डिफाइन नहीं कर सकता कि वो ओसीडी है या वो एक एबनॉर्मल बिहेवियर है। मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकता और ना ही ये ऐसी कोई डेफिनेशन है। आई थिंक लेकिन आपने ये बात सही कही है बहुत। हाँ, या लेकिन अगर 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 कोई ऐसा डिस्ट्रेस या एंजाइटी आसपास की सराउंडिंग में या फैमिली मेंबर्स में एक एक बिहेवियर की वजह से हो रही है या उस इंडिविजुअल को हो रही है, जिसकी वजह से वो अपने कंपल्शंस को या अपने ऑब्सेशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और बहुत एंग्शियस रहने लगा है, तो चाहे वो 2 बार हो चाहे वो 3 बार हो, तो वो एक साइकेट्रिस्ट को आपको दिखाना चाहिए और एक ओपिनियन जरूर लेना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई पेशेंट आपके पास आया और उसको ओसीडी डिटेक्ट हुआ, तो फिर उसका इलाज क्या होता है, कितना टाइम लगाता है, थोड़ा सा हमें इसके बारे में भी समझाइए प्लीज। मैम जनरली जो अगर कोई भी मरीज को जिसको डायग्नोस हुआ कि ही इज सफरिंग फ्रॉम ओसीडी, तो बेसिकली वी हैव फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है और साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है। लेकिन जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो फार्माकोलॉजिकल के साथ साथ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम जो है एंटी डिप्रेसेंट्स का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, जो कि SSRI जिन्हें हम कहते हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। और हम साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ERP थेरेपी होती है हमारी, एक्सपोज प्रिवेंशन रिस्पॉन्स थेरेपी, जिसको हम दोनों को कंबाइन करके मरीज को ट्रीट करते हैं। और यूजुअली तो जो ओसीडी की इलनेस है वो अराउंड 1 ईयर के या 12 मंथ्स के टाइम तक होती है कि वी कैन try to manage it, but at some times the OCD is so severe that it may take longer duration. ओके, सो मतलब एक सबसे अच्छी बात तो ये है यहाँ पर कि ये क्योरेबल है, राइट? सबसे पहले तो वी शुड मे बी टॉक अबाउट द फैक्ट्स, और सारे लोगों को जो ये वीडियो देखते हैं मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जिसको ये बिहेवियर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जिनकी ऐसी आदत है, तो पहली बात उनका मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि ये एक मेंटल प्रॉब्लम है। वो जान के ये नहीं कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली अपने आप अर्जेस होते हैं। जैसे शायद किसी को कुछ अच्छा खाने का अर्ज होता है, बिल्कुल शायद वैसे ही ये अर्ज होता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, राइट? क्योंकि शायद हम मजाक उड़ाएं तो शायद कोई बंदा इतना डिप्रेस हो सकता है कि वो सुसाइड भी कमिट कर ले। राइट, राइट। सो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि ये एक क्योरेबल प्रॉब्लम है। जैसा कि डॉक्टर अंकित ने कहा, 12 मंथ्स अगर आपका दोनों अगर आप एक साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करते हैं और आपकी प्रॉब्लम माइल्ड है तो मे बी अप टू 12 मंथ्स में आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, और अगर सिवियर है तो भी ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। सबसे पहले तो आपको ये बिलीव करना ठीक हो जाएगा, and with the support of the doctors like him, and definitely a lot of problems can get cured which are related to mental health. So doctor, before you go, any health mantra that you want to share with viewers, any small tip, advice, or maybe motto of your life? I would just request every of my viewers, आप ये ना सोचें कि आपको कोई मेंटल इलनेस है तो लोग क्या सोचेंगे, या आपकी सराउंडिंग में या आपके घर वाले आपके बारे में क्या सोचेंगे। क्योंकि आज से नहीं, ये पहले से भी जो लोग डिस्ट्रेस होते हैं या किसी मेंटल इलनेस से पीड़ित होते हैं या कभी कभी लो फील करते हैं, वो ऐसा बीमारी को बढ़ावा देते आए हैं और किसी भी प्रोफेशनल हेल्प को सीख नहीं करते हैं। रादर देन वो एक चीप हेल्प या एक चीप ट्रीटमेंट की ओर भागते हैं, जो कि है बाबा, नीम, हकीम। सो और जिसकी वजह से क्या होता है, मरीज की कंडीशन दिन ब दिन विद टाइम और वर्सन होके वो लैंड अप करता है बहुत ही सीरियस सिचुएशन में, या तो कभी कभी अपने आप को हार्म ही कर लेता है। तो आपको एक्नॉलेज करना होगा प्रोफेशनल हेल्प को, एक साइकेट्रिस्ट को आपको एक्नॉलेज करना होगा टू फाइट अगेंस्ट द स्टिग्मा। आपको एक्नॉलेज करना होगा मेंटल हेल्थ की वेलनेस को और मेंटल इलनेसेस को। सो मेरा मंत्र ये है कि, और अगर आप इन सब के टूवर्ड्स इतने एक्टिव रहेंगे या आप एक्नॉलेजमेंट करेंगे या बेझिझक साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, तो आप अपने आप को सेफ, अपने फैमिली को सेफ, अपनी लोकेलिटी, अपने नेशन को सेफ कर सकते हैं।
Sure. Thank you so much, Dr. Ankit, for coming on the show and speaking on such an important topic, which is coronavirus, OCD, हाथ धोने की problem or mental illness as well. And thank you so much for giving this message that psychiatrist से consult करना जरूरी है. Mental illness कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे treat नहीं कर सकते. उसको acknowledge करिए, वो curable है with the help of doctors out there who are working very hard. Thank you so much for coming on my show. And to all the people watching this video, please do like it, share it, and tell me in the comments below what topic would you want me to take up next time. Don't forget to hit that subscribe button and bell icon. Thank you so much for watching this video.